हेलो स्टूडेंट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? अगर आप अभी भी अपना केस बुक नहीं भर पाए हैं तो लेके बैठ जाइए और अच्छे से समझ लिए। एक एक पॉइंट बताऊंगा, एक एक पॉइंट जो कि सीखने के लिए आपके लिए जितना हो सके उतना प्रयास करूंगा। हिंदी से सरल भाषा में सिखाऊंगा। तो आप अपनी केस बुक अगर अभी नहीं भरे हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको आज सिखाएंगे कि अपनी केस बुक कैसे भरते हैं। हर एक बताएंगे। एंटीनेटल केसेस भी होंगे, उसको भी बताएंगे। और कंडक्टिंग केसेस हों, चाहे एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर हो, चाहे एपिस्टोमी का प्रोसीजर हो, चाहे आप केयर ऑफ़ न्यूबॉर्न हो, चाहे बेसिक रिसर्सिटेशन प्रोसीजर हो, या बर्थ वजाइनल एग्जामिनेशन हो, पोस्ट नेटल केसेस, चाहे मैनेजमेंट, जितनी भी हैं रिक्वायरमेंट आपको फर्स्ट सेकेंड ईयर वालों के लिए, खासकर ये सेकेंड ईयर वालों के लिए जिनका सेशन 21-22 का था, 21-22 का था, तो इस बार उनका फाइनल होगा। तो फाइनल में क्या होगा कि एक हेडेक बना रहता है कि कैसे भरना होगा, कैसे भरना होगा, कैसे भरा जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हम एक एक बताएंगे, पूरा एंटीनेटल केसेस भी बताएंगे, हर एक केस बताएंगे, एपिस्टोमी लेके सभी बताएंगे। सभी 6 महीने में जो कितना भरना होता है, उसके बाद इंटर्नशिप के दौरान कितना भरना होता है, सारा चीज़ हम बताएंगे। तो आप अपनी केस बुक लेके बैठ जाइए। अगर वीडियो सामने एक ऑन करके अपना नेट और 1 घंटे के लिए बैठ जाइए और इसमें सारा चीज़ मैं सिखाऊंगा, एक एक पॉइंट करके लास्ट तक, एंड तक देखिएगा वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आप लोगों को जो है कि एएनएम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्लिनिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या भरना होता है। तो देखिए इसमें मैं इसमें दिखाया हूँ। ठीक, देखिए क्लिनिकल, देखिए यहाँ पे है क्लिनिकल रिक्वायरमेंट टू बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। ठीक, क्लिनिकल रिक्वायरमेंट कंप्लीटेड ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। अब इसमें जो एज पर आईएनसी के अकॉर्डिंग है, आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इसमें आपको देखिए आपको क्या करना है। देखिए एक सेकंड मैं पूरा आपको दिखा दूँ, इधर कर लो। हाँ, अब देखिए, तो इसमें देखिए आपका पहला है एंटीनेटल केसेस हैं। कितने भरने हैं? टोटल 35 भरने हैं। टोटल कितने? 35 भरने हैं। कितने? फर्स्ट 6 मंथ में कितने भरने हैं? 20 एंटीनेटल केसेस। उसके बाद फिर इंटर्नशिप के दौरान 15 भरने हैं। तो 20 इंटरनेटल केसेस में हॉस्पिटल से आप चाहे ले लीजिए केसेस, चाहे कम्युनिटी में ड्यूटी आपकी लगी हो वहाँ से ले लीजिए केसेस, कहीं से भी आप कोई भी जो है कि प्रेग्नेंट वुमन को आप ले सकते हो जो प्रेग्नेंट है, तो एंटीनेटल एग्जामिनेशन के लिए। तो कम्युनिटी में चाहे जो भी केसेस भरना होगा तो आप चाहे कम्युनिटी से कोई केसेस ले लीजिए, या हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी लगी है तो वहाँ पर भी ले सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है एंटीनेटल केयर का। उसके बाद फिर दूसरा है कंडक्टेड केसेस। कितनी डिलीवरियाँ आपको मतलब कि करानी है, एसेस करनी है। तो 10 जो है कि फर्स्ट 6 मंथ की जब ड्यूटी लगेगी हॉस्पिटल में तो वहाँ से आपको 10 केसेस लेना है डिलीवरी का। फिर उसके बाद अगले इंटर्नशिप के दौरान 10 लेना है, तो यानी टोटल 20 केसेस भरना है कि जो आपके सामने वहाँ पे लेबर वार्ड में रह के आपने डिलीवरी कराई हो, वो भी कैसी? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। ठीक, एलएससीएस वाली नहीं, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी इसमें फिल कर रहा है। उसके बाद फिर अगला है असिस्ट सूचरिंग ऑफ द एपिस्टोमी। जैसे मान लीजिए कि एनबीडी के दौरान अगर जैसे कि पेरिनियल एरिया में, ठीक, देखिए जैसे कि पेरिनियल एरिया में अगर कोई टीयरिंग हो गया, इधर पेरिनियल एरिया में कोई टीयरिंग हो गया, इधर टीयरिंग हो गया, तो उसको मतलब कि कैसे मैनेज करना है, ये सारा चीज़ इसमें आपको। तो ऐसे एपिस्टोमी, अब जैसे टीयरिंग हो गई है तो उसका सूचरिंग होगा, तो सूचरिंग करते वक्त क्या क्या ध्यान देना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो ऐसे केसेस आपको 5 लेने हैं। हॉस्पिटल की ड्यूटी लगी हो चाहे कम्युनिटी ड्यूटी लगी हो, फर्स्ट 6 मंथ में 5 ये हैं। उसके बाद 5 इंटर्नशिप के दौरान, टोटल कितने हैं? 10 हैं। फिर उसके बाद केयर ऑफ़ न्यूबॉर्न, बच्चे की देखभाल कैसे करते हैं जो पैदा हुआ, जैसे ही बॉर्न हुआ उसके बाद कैसे क्या क्या करना चाहिए वो। तो ये भी 10 लेना है फर्स्ट 6 मंथ में, और इंटर्नशिप के दौरान 10 लेना है। टोटल कितने हो जाएंगे? 20 केसेस। ठीक, उसके बाद बेसिक रिसर्सिटेशन, यानी कौन से ऐसे डिलीवरी न्यूबॉर्न पैदा हुए जो पैदा होने के बाद रोए नहीं थे, उनका रोने के वजह या फिर ब्रीथिंग नहीं स्टार्ट हुई थी, तो उनको आप एपगार स्कोरिंग करना पड़ेगा और पूरा केयर करना पड़ेगा उसको। विटामिन के का इंजेक्शन से लेके अम्बिलिकल कॉर्ड का टैगिंग वैगिंग, इतना सब लेके। तो ये टोटल केसेस 10 भरने हैं आपको, 5 जो है भरने हैं
6 महीने में, और उसके बाद 5 भरने हैं इंटर्नशिप के दौरान। फिर उसके बाद पीबी, पीबी जितना किए हो 5 इसको भरना है और 5 ये टोटल 10 भरने हैं, ठीक। उसके बाद आपका है पोस्ट नेटल केसेस। पोस्ट नेटल केसेस का कितना भरना है आपको? पोस्ट नेटल केसेस का 10 हॉस्पिटल प्लस कम्युनिटी कहीं से भी ले लीजिए, 10 ये यानी 20 केसेस ये भरना है, ठीक। उसके बाद फिर मैनेजमेंट ऑफ सिक नियोनेट एंड चिल्ड्रेन यानी कि INCI, ठीक, INCI ये हो गया INCI की। तो इसमें देखिए आपको ये केसेस भरने हैं कितने, मैनेजमेंट ऑफ सिक नियोनेट एंड चिल्ड्रेन, ऐसे कितने जो बच्चे आपके वहाँ पे पैदा हुए जो सिक हैं, ठीक, ऐसे बच्चे, तो उसको कितना भरना है? सिर्फ इंटर्नशिप के दौरान आपको भरना है, ठीक, कम्युनिटी ड्यूटी के दौरान नहीं, इंटर्नशिप के दौरान भरना है। तो इंटर्नशिप के दौरान भरना है 5 + 5 यानी कि 10, ठीक, 10 भरने हैं। उसके बाद अगला केस आता है IUCD, इंट्रा यूट्राइन सर्वाइकल डिवाइसेस, इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस इंसर्शन, यानी कि जो फैमिली प्लानिंग मेथड जो है कि कौन कौन महिला यूज की थी, ठीक, या फिर आपकी काउंसलिंग करने पर या फिर आपके सामने ऐसा हुआ कि IUCD इंसर्शन हुआ, इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो हैं कि हुई हैं। तो इसमें जो है कि 2 तो भरना है कि 6 मंथ फर्स्ट 6 में, और 3 भरना है आपको, 3 ऐसे इंसर्शन भरना है जो महिलाएं ली हैं, वैसे केसेस लेना है कि जो IUCD का इस्तेमाल इंसर्ट करवाई हैं। तो ऐसे 3 लेना, टोटल कितने हैं? 5 लेना है। तो ये हो गए आपकी रिक्वायरमेंट इतनी, ठीक। रिक्वायरमेंट के बाद अब आइए हम बात करते हैं, अगला है कंटेंट, ठीक। कंटेंट की बात करते हैं, फर्स्ट 6 मंथ वाला, कौन सा? फर्स्ट 6 मंथ वाला, ठीक। उसके बाद फिर इंटर्नशिप के दौरान कितना करना है तो वो तो बता चुके पहले। तो फर्स्ट 6 मंथ में देखिए क्या करना है, थोड़ा सा ज़ूम करते रहे हैं आपको दिखाने के लिए। देखिए फर्स्ट 6 मंथ में कंटेंट में देखिए एंटीनेटल कितना है? 20, एंटीनेटल कितना है? 20 है। कंडक्टेड केसेस कितना है? 10 है, ठीक। उसके बाद असिस्टिंग 3 है, 4 है न्यूबॉर्न केयर, 5 है, पाँचवें पे है बेसिक रिससिटेशन ऑफ न्यूबॉर्न यानी नवजात शिशु के बेसिक पुनर्जीवन, ये है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है 6वें नंबर पे है वेजाइनल एग्जामिनेशन, 5 करने हैं। और उसके बाद पोस्टनेटल केयर, प्रसव पश्चात देखभाल यानी डिलीवरी के बाद देखभाल कैसे क्या किया जाता है उसको, ये इसका ऐसे केसेस को 10 लेना है। उसके बाद 8वें नंबर पे है मैनेजमेंट ऑफ सिक नियोनेट चिल्ड्रेन, ठीक, IMNCI, ठीक, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नियोनेटल चाइल्ड हुड इलनेस, ये हो गया। फिर उसके बाद 9वें पे है IUD, इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्शन, कौन कौन महिला ऐसी थी जो आप ली थी, 5 भरना है, ठीक है, 5 भरना है। तो ये हो गया आपका, ठीक, कंटेंट में, यानी कि ये पूरा इतना भरना है, ठीक। कंटेंट के बाद आइए हम आपको दिखाते हैं अगला है कंटेंट इंटर्नशिप के दौरान कराने का। देखिए वैसे कंटेंट जो फर्स्ट 6 मंथ में था, तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे आप जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे ज़रूर करा लीजिएगा सिग्नेचर ऑफ कोऑर्डिनेटर, आपके कोऑर्डिनेटर जो भी है, क्लास टीचर जो भी है उनका सिग्नेचर, उसके बाद प्रिंसिपल का सिग्नेचर, उसके बाद इंटरनल एग्जामिनर जो आया है मिडवाइफ का जो आपका लेने वो उसका, और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का, ठीक, ये लेना है। तो ये ज़रूर करवा लीजिएगा अपने केसबुक पे सिग्नेचर ज़रूर करवा लीजिएगा। फिर उसके बाद फिर आए इंटर्नशिप में भी सेम वही है, सेम ऐसे ही उतने केसेस जो भी हैं, जो क्राइटेरिया केसेस दिए गए हैं उसको कराने के बाद सिग्नेचर इसमें भी करा लीजिएगा, ठीक। उसके बाद अब आइए हम सीधा चलते हैं एंटीनेटल केसेस। पहले हम आपको एंटीनेटल केसेस बताएंगे, फिर उसके बाद कंडक्टेड केसेस बताएंगे। तो एंटीनेटल केसेस के बारे में फर्स्ट 6 मंथ में जो आपको एंटीनेटल केसेस करना है, तो पहला हम केस लिए हैं एंटीनेटल केस में, पहला, ठीक। इसमें देखिए आप अपना केसबुक लेके बैठ जाइए, ठीक, एक पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल लेके बैठ जाइए। पेंसिल से क्या होगा कि आप इरेज भी कर सकते हो। पहले एक केस आराम से समझ लीजिए आप, ठीक, एक केस आराम से समझने के बाद उसके बाद फिर आराम से रिलैक्स होके आप अपना, ठीक, वीडियो को 2 बार, 1 बार, जैसे भी, जब से नहीं समझ में आएगा तब से देखिए। और बाय द वे मान ली इसमें से आपको अब यहाँ पे आप पूछ नहीं सकते, क्लास में तो हो नहीं, ऑनलाइन हो, तो आप अगर नहीं हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हमें कमेंट करके
सकते, पूछ सकते हो सर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, उसके बारे में बता दीजिए, तो मैं बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एंटीनेटल एग्जामिनेशन का, यानी प्रसव पूर्व परीक्षण का। पहला केस हम लिए हैं, तो पहले केस में देखिए क्या है। पहला, नेम ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक, हॉस्पिटल या पीएससी या सब सेंटर, यानी महिला उस जो महिला आई है उसके क्षेत्र में कौन सा हॉस्पिटल आता है, कौन सी पीएससी है या कौन सा सब सेंटर है, उसका नाम लिखना है, ठीक। अगर आप वहाँ पे पीएससी पे हो तो पीएससी पे लिखिए, सब सेंटर पे हो तो सब सेंटर पे लिखिए, अगर हॉस्पिटल पे हैं तो हॉस्पिटल में लिखिए। आपकी ड्यूटी अगर हॉस्पिटल में लगी है तो महिला हॉस्पिटल में होगी, तो यहाँ पे हॉस्पिटल में आपको लिखना पड़ेगा, हॉस्पिटल का नाम लिखना पड़ेगा। अगर आपकी ड्यूटी पीएससी पे थी, कम्युनिटी ड्यूटी में जाएंगे आप, तो पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे लगेगा, उसके सब सेंटर पे लगेगा, तो वहाँ पे आप अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे ड्यूटी लगी है। अगर आपको वहाँ केस मिल गया तो वहाँ पीएससी पे लिख दीजिए, पीएससी पे मिला पीएससी लिख दीजिए, और अगर सब सेंटर पे मिला है तो सब सेंटर पे लिख लीजिए, ठीक। यहाँ पे जो भी है पीएससी सीएससी, पीएससी या हॉस्पिटल जो भी है, ठीक। उसके बाद आपका है अगला, दूसरा है रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका जो भी है, अगर हॉस्पिटल में होगी तो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसको लिखना होगा। फिर किस वार्ड में वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, किस वार्ड में आई थी एंटीनेटल केयर के लिए, तो एंटीनेटल वार्ड, कौन सा वार्ड, एंटीनेटल वार्ड या प्रीनेटल वार्ड, क्या बोलते हैं उसको, एंटीनेटल वार्ड या प्रीनेटल वार्ड। फिर उसके बाद अगला देखिए, नेम ऑफ द मदर, ठीक, जो महिला आई है उसका नाम लिखिए, ठीक। उसका नाम लिखने में जो भी नाम है तो हमने यहाँ पे लिया जो है कि उसका नाम लिखने के बाद एज, उसका एज लिखिए, एज लिखने के बाद उसकी योग्यता, पढ़ी कितनी है, ठीक, एजुकेशन, ठीक। या फिर इलिटरेट अगर है तो यहाँ पे एजुकेशन में जैसे मान लीजिए वो 10th पास है, ठीक, तो वहाँ पे लिखना है 10th पास या फिर हाई स्कूल, 10th पास लिखना है या फिर हाई स्कूल लिखना है। जैसे भी बढ़िया, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट लिखिए, ठीक, अगर ग्रेजुएट है तो सीधा ग्रेजुएट लिख दीजिए, ग्रेजुएट, ठीक, ग्रेजुएट लिख दीजिए, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद उसका उम्र जो भी है, 25 साल, 26 साल, 30 साल, 32, जितना भी हो, उसकी एज लिख दीजिए। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन, उसका ऑक्यूपेशन में उसका महिला का ऑक्यूपेशन, यानी कि अगर पढ़ी लिखी होगी, हो सकता हो हमें भी वो क्लास टीचर हो या प्राइवेट जॉब कर रही हो या कुछ नहीं कुछ कर रही, तो उसका लिख देना है, क्या लिखना है, हाउस वाइफ, क्या लिखना है, हाउस वाइफ, हाउस वाइफ, हाउस वाइफ, ठीक, क्या लिखना है, हाउस वाइफ, यानी घर पे रहती है, ठीक। उसके बाद अगला है, तो अब उसके पति का नाम, हस्बैंड का नाम, फिर उसके पति की आयु, फिर उसके बाद एजुकेशन, उसका पति कितना एजुकेटेड है, इलिटरेट है, एजुकेटेड होगा तो कितना तक पढ़ा है, ठीक, कितना, शैक्षणिक योग्यता क्या है, 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट है, क्या है। उसके बाद उसका कामकाज, ठीक, यानी व्यवसाय, वो क्या कर रहा है, या तो वो प्राइवेट जॉब कर रहा है या फिर खुद की बिजनेस है या फिर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या फिर एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक। अगर प्राइवेट है तो आप प्राइवेट जॉब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्राइवेट जॉब, ठीक, प्राइवेट जॉब। और उसके बाद प्राइवेट जॉब नहीं, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो उसको गवर्नमेंट जॉब लिखिए, गवर्नमेंट ऐसे डॉट, गवर्नमेंट जॉब ऐसे लिखिए। और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, खुद की बिजनेस है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बिजनेसमैन, ठीक, बिजनेसमैन, ठीक, बिजनेसमैन जो भी है, ठीक। उसके बाद अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, तो उसको आपको क्या लिखना है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक, ये है एग्रीकल्चर लिखना है। तो इसके पति का नाम, आयु, उसके बाद योग्यता, उसके बाद क्या, उसका ऑक्यूपेशन, ठीक, ये हो गया। उसके बाद अगला है ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, आ जाइए ऑब्स्टेट्रिकल। अब महिला का ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि पीरियड ऑफ जेस्टेशन, ठीक, कितने दिन की प्रेगनेंसी है जो आपके पास आई एंटीनेटल एग्जामिनेशन के लिए। पहले तो वैसे तो 20 वीक के बाद ही, ठीक, लेकिन जो है कि विजिट अगर जल्दी आ गई है तो फर्स्ट विजिट में तो आप उसको करना है, लेकिन जो है कि एंटीनेटल एग्जामिनेशन जो है कि आपका, ठीक, फर्स्ट विजिट के बाद ही होता है, यानी कि 20 वीक या 28 वीक के बाद ही। तो जो प्रेगनेंसी जब भी है उसका 28 है, 29 है कि 30 है, जो भी है। और यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको मंथ में नहीं लिखना है, वीक में ही लिखना है, 28 वीक, ठीक, 28 वीक यहाँ पे लिखना है, तो वीक में ही लिखना है, ठीक।
उसके बाद अगला पॉइंट है आर्थ्रेटिकल स्कोर। आर्थ्रेटिकल स्कोर में आपका आता है GTPALS, GTPALS। इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूँ आपको, इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए इसका मतलब समझा रहा हूँ आपको, ये थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं उसके बाद फिर इधर, इसलिए हमने छोड़ा है। ठीक, देखिए क्या है, GTPAL, जी है, टी है, पी है, उसके बाद ए है, एल है, एस है। ठीक, अब ये स्कोरिंग बताना है। ठीक, मान लीजिए हमने केस लिया है कि वो जो महिला आई है हमारे पास, तो मान लीजिए वो मल्टी ग्रेविडा है। ठीक, मल्टी ग्रेविडा है। अब मल्टी ग्रेविडा में जब आई है तो यहाँ पे जी का मतलब क्या होगा, जी का मतलब होगा ग्रेविडा। ग्रेविडा का मतलब ये होता है कि कितनी बार वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो जो महिला हमारे पास आई वो तीसरी प्रेगनेंसी उसकी है, तो यहाँ पे हम उसका लिख देंगे G3। ठीक, G3 लिख देंगे, G3 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद G3 यहाँ लिख देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए G3 के बाद अब आ गया टर्म बर्थ। क्या उसका बेबी तीन बार प्रेग्नेंट, 3 बार ये प्रेगनेंसी जो हमने लिखा है इसमें 3 बार, जो पहली बात तो उसका जो है कि पहली प्रेगनेंसी, ठीक, जो एबॉर्ट हो चुकी है, ये ऐसा कह रही है, पहली जो है एबॉर्शन हो चुकी है। दूसरी क्या हुई है, बेटा पैदा हुआ था, वो अभी ज़िंदा है, वो सही है, कुशल मंगल है, सब कुछ है। ठीक, उसके बाद तीसरा जो है अभी वो प्रेजेंट टाइम में जो प्रेगनेंसी है अभी आई है, ये तीनों मिला के यहाँ हमने G3 लिखा है। क्या लिखा है, G3 लिखा है। इसलिए ये नहीं कि अभी प्रेगनेंसी जो आई है तो उसको छोड़ के सिर्फ 2 लिखना, नहीं, वो 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो 2 तो हो गया, अब प्रेजेंट टाइम में तीसरा है, तो 3 बार प्रेगनेंसी उसकी हो चुकी है। फिर उसके बाद टी देखेंगे। ठीक, टी यानी टर्म बर्थ, यानी कि फर्स्ट वाला जो एबॉर्शन हुआ था तो वो तो प्री टर्म में आएगा। ठीक, और यहाँ पे टर्म बेबी बर्थ हुआ तो दूसरा। ठीक, तो एक बेबी उसका टर्म पैदा हुआ है, यहाँ T1 लिखेंगे, जो दूसरे नंबर की प्रेगनेंसी थी तो उसका टर्म बेबी पैदा हुआ जो जिंदा है अभी। ठीक, वो उसके बाद प्री टर्म। ठीक, प्री टर्म बेबी, प्री टर्म में एक एबॉर्शन हुआ था ना, एक, तो एक प्री टर्म में एक बेबी। फिर उसके बाद एबॉर्शन, एक एबॉर्शन हुआ था उसका, वहाँ एक लिख देंगे। ठीक, उसके बाद लाइफ जीवित है एक, हाँ, तीन बार प्रेग्नेंट हुई जिसमें एक एबॉर्शन हो गया, एक लाइव जिंदा है। ठीक, उसके बाद अगला है एल के बाद GTPA, उसके बाद एल, उसके बाद एस है। उसके बाद देखिए, तो हमने जी बता दिया, टी बता दिया, पी बता दिया, ए और एल, उसके बाद अब एस मतलब स्टिल बर्थ। क्या उसका बच्चा कोई जो मृत पैदा हुआ था, नहीं, 0। ठीक, ये यहाँ पे देखिए एक कन्फ्यूजन होगा आपको कि जैसे कि एबॉर्शन हुआ था तो एबॉर्शन में क्या है कि उससे पूछ लीजिएगा कि अगर वो एबॉर्ट हुआ था जब, तो क्या लाइव एबॉर्ट हुआ था, जिंदा था, या फिर डेथ हुई थी। तो जो अगर डेथ हुई होगी, ठीक, तो डेथ में जैसे यस का मतलब है स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि यूट्रस में ही एक्सपायर हो जाए, तो उसके लिए लिखेंगे। अगर ये एबॉर्शन भी हुआ था, अगर लाइव है तो उसको लाइव पैदा हुआ तो लाइव लिखेंगे, तो यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे 1 लिखेंगे, नहीं हुआ तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे तो आ गया स्कोरिंग का समझ में आ गया, GTPALS। ठीक, अगर जिसको नहीं समझ में आएगा तो वो कमेंट ज़रूर करेगा कि हमें ये चीज़ नहीं है। तो जी मतलब ग्रेविडा मतलब कि कितनी बार वो प्रेग्नेंट हुई है। पी मतलब, ठीक, जैसे यहाँ पे तो देखिए हम लोग के यहाँ जहाँ भी था अभी तक तो हम ये जानते, पी का मतलब यहाँ प्री टर्म दिया है। ठीक, लेकिन वहाँ पे जो पी था, पैरिटी था, ग्रेविडा, पैरिटी, उसके बाद एबॉर्शन, उसके बाद लाइफ, ये इतने भरने थे, स्टिल बर्थ वगैरह नहीं। बट आप लोगों का केस बुक में अगर दिया है तो आप अपने अनुसार भरिए। पैरिटी का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी जितनी बार हुई तितनी बार डिलीवरी NBT हुआ था कि नहीं, पैरिटी मतलब डिलीवरी कितनी बार हुई थी। एबॉर्शन का मतलब ये है कि बिफोर 28 वीक,
एबॉर्शन का मतलब बिफोर 28 वीक से पहले कितने उसके बच्चे अबॉर्ट हुए हैं वो चीज़। तो 28 वीक के पहले जो है कि एक तीन प्रेगनेंसी में से एक तो प्रेजेंट है और 2 में जो है कि एक अबॉर्ट हुआ था 28 वीक से पहले, तो यानी यहाँ पे हमने एक लिख दिया है। ठीक, तो हमारे पास हमने केस ये लेके चल रहे हैं, जो हमारे पास आई वो मल्टी ग्रेविडा है, उसकी तीसरी प्रेगनेंसी है, तो ये अकॉर्डिंग ये मान के चल रहे हैं। तो समझ में आ गया। उसके बाद अब आइए हम आपको बताते हैं एलएमपी और ईडीडी निकालना। क्या? एलएमपी और ईडीडी निकालना। देखिए एलएमपी में महिला का पूछ के लिखना है कि लास्ट मंथ पीरियड क्या था। तो मान लीजिए हम यहाँ एक डेट ले लिए हैं 27/9/2022, ये डेट हमने एलएमपी दे दिया। तो उसका आप ईडीडी निकालोगे तो ईडीडी क्या आएगा? अब ईडीडी निकालने के लिए ये क्या है, ये क्या है? डे है, यानी दिन है, और ये क्या है? मंथ है, और ये क्या है? ईयर है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ डेट में। अब इस डेट में हमें +7 ऐड करना है और इसमें +9 ऐड करना है। ठीक, और ये तो जो है कि जैसे अगर मान लीजिए दूसरी साल में अगर आ गया तो ऐसे, नहीं तो अगर जैसे जनवरी से स्टार्ट होता तो दूसरा साल नहीं उसी में होता, तो ऐसा ईयर जब चेंज होगा तो उसको हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमने केस लिया है वो चेंज हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, तो यहाँ 2023 लिखेंगे। तो अभी अब देखिए, अब अगर हम 27 में, ठीक, 27 में 7 जोड़ रहे हैं तो अभी जो 9वां महीना है, ठीक, सितंबर है। ये क्या है? ये कौन सा महीना है? सितंबर है, ये सितंबर का महीना है। ठीक, अब सितंबर का महीना है ये, तो इसमें जो है कि अगर हम इसमें डे वाले में 7 जोड़ना है, तो 7 में अगर 3 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 27 3 30 हो जाएगा। 30 हो गया, यानी सितंबर गया, सितंबर के बाद अक्टूबर आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक, 10 हो जाएगा। 3 दिन का फ़र्क है, 3 दिन का। तो अगर 3 दिन का इधर है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको नहीं लेते हैं। ठीक, 3 ले लेते हैं। उसके बाद 3 का लेने के बाद जब सितंबर आ जाएगा तो सितंबर से अब हमें 9 जोड़ना होगा। तो सितंबर को छोड़ दिए। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। कितना? जून। ठीक, ये आ रहा है। और अगर हम 10वां कंसीडर कर रहे हैं सितंबर, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आएगा। ठीक, मई। तो देखिए मई आएगा तो यहाँ पे कि 9 जोड़िए। ठीक, 10 में 9 जोड़िए तो कितना आ रहा था? सितंबर को छोड़ के, सितंबर यानी 10वें महीने को छोड़ के कितना है? सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 ये हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून आ जाएगा। ठीक, मई 5वां, जून 6वां। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ईडीडी? देखिए ईडीडी कितना आ जाएगा? तो ये जब, तो ये पहली बात तो ये 4 आएगा, 3 जुड़ गया 30 हो गया, आगे का 4 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा? ठीक, एक सेकंड की, अब इसमें जो है ये, ठीक, अब अगर 4 और जाए तो ये 04 आएगा, 04, और कितना आ रहा था? जून आ रहा था ना। ठीक, तो जून, और इसको मतलब 06 ये। ठीक, ये जैसे कि हमने जोड़ा था, आपको बताया था हमने। ठीक, आपको हमने बताया था। ठीक, बताया ये था कि हमने ये 3 जब जुड़ जाएगा तो ये 9 10 हो जाएगा, तो सितंबर आ जाएगा। तो सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, जून तक जा रहा है।
जून तक जा रहा है, हमें 9 सिर्फ जोड़ना है इसमें, ठीक। तो यानी हमें सितंबर कंसीडर करना है ना, सितंबर, तो यानी आएगा मई में आएगा। 9, 3 इधर, हाँ, तो उसके बाद जनवरी, यानी कि अक्टूबर, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई, ये कितना है, 9वां, सितंबर है, तो सितंबर, उसके बाद इसको एक सेकंड, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जून आ गया ना, तो जून, तो मई कितना था, 5, मई 5, ठीक। उसके बाद जून 6, यहाँ पे आ जाएगा 2023, कितना आ जाएगा, 2023, तो कितना आ गया इसका EDD, 4/6/2023, यानी एस्टिमेटेड डे ऑफ डिलीवरी इसकी इतना आ गई, ठीक। उसके बाद अब अगला पॉइंट हम चलते हैं टेबल में, ठीक। देखिए टेबल में, अब मैं टेबल में आपको समझाते हैं, ये आप अपनी केस बुक लेके बैठ जाइएगा, उसमें सब समझ में आएगा। देखिए उसके बाद एक है LMP और EDD के बाद एड्रेस है, महिला का एड्रेस लिख दीजिएगा, कौन सा एड्रेस है। अब आ जाइए पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, ये क्या है, पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में, ठीक, यानी कि पिछली जो प्रेगनेंसी उसकी हुई थी उस टाइम के इस मदर का कंडीशन, और उसी टाइम जो उसका बेबी हुआ था, चाहे अबॉर्ट हुआ, चाहे NBD हुआ हो, अभी भी वो लाइव हुआ हो, अच्छा खासा टर्म बेबी पैदा हुआ, तो उस टाइम के बच्चे की हालत क्या थी और मदर का हालत क्या था, ये है पास्ट बताना है, यानी जो बीत चुका है उसका वो बताना है, ठीक। तो अब देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है, सीरियल नंबर में यहाँ पे 1 हम डाल देंगे, दूसरा नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक। इसकी नंबर ऑफ प्रेगनेंसी में कैसी प्रेगनेंसी थी, ये दूसरी थी, ठीक। अभी हाँ दूसरी का दे दीजिए, कोई भी एक दे दीजिए, चाहे पहली का दे दीजिए, पहले का दे दीजिए, पहला अबॉर्ट जो हुआ था, ठीक। डेट ऑफ डिलीवरी, तो डिलीवरी जब डेट उसकी जब अबॉर्ट हुआ था, डिलीवरी का डेट नहीं, तो ऐसे डैश करके छोड़ देना है। उसके बाद फुल टर्म की प्री टर्म, तो यहाँ पे प्री टर्म, ठीक, क्या लिखना है, प्री टर्म हुआ था। उसके बाद फिर नेचर ऑफ डिलीवरी कैसा, NBD, तो यहाँ पे जब वही अबॉर्ट हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे छोड़ दीजिए, डैश कर दीजिए। नेचर ऑफ पिपेरियम, उसके पिपेरियम यहाँ पे ज़रूर है, पिपेरियम देखिए नेचर ऑफ पिपेरियम में अगर उसको एबॉर्शन होने के बाद अगर कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ था, इन्फेक्शन या सेप्सिस कंडीशन नहीं हुई थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अनइवेंटफुल, ठीक, अनइवेंटफुल लिख देंगे यहाँ पे नेचर ऑफ पिपेरियम में। और उसके यदि अगर एबॉर्शन होने के बाद उसको इन्फेक्शन भी हो गया था, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे इन्फेक्शन, ठीक, क्या लिखेंगे, इन्फेक्शन, नेचर ऑफ पिपेरियम में, यानी सेप्सिस लिखेंगे, ठीक। उसके बाद अगला है एबॉर्शन, ठीक, एबॉर्शन हुआ था, अगर एबॉर्शन हुआ था तो कैसा एबॉर्शन हुआ था, बेबी कैसा था, विएबल था, ठीक, कि नहीं विएबल था। उसके बाद एबॉर्शन में नाम लिखना है आपको यहाँ पे कि एबॉर्शन कैसा था, उसका स्टिल बर्थ था, इनवाइटेबल था, कंप्लीट था कि इनकम्प्लीट था, कैसा था, इसमें आपको मेंशन करना है, ठीक। तो ये हो गया, तो ये मदर की है पहली प्रेगनेंसी की, इसकी पहली प्रेगनेंसी की। फिर उसके बाद अब तो भाई जब अबॉर्ट हो गया तो बच्चे के यहाँ कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसे कर दीजिए डैश 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 सब। यहाँ रिमार्क में लिख दीजिएगा फर्स्ट बेबी इज अबॉर्टेड, ठीक। सो ये मतलब फर्स्ट बेबी इज अबॉर्टेड, इतना लिख के छोड़ दीजिए। अब आइए दूसरे कॉलम में 2 लिखिए, उसके बाद फिर नेचर ऑफ प्रेगनेंसी, सर नंबर ऑफ प्रेगनेंसी दूसरी लिख दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ डिलीवरी, उसकी डिलीवरी पूछ लीजिएगा कि तुम्हारा बच्चा, अगर भाई जैसे कि कार्ड वगैरह बनाई होगी कि मेरा ये जो बेटा है अभी जो मतलब कि चल रहा है,
दौड़ रहा है, चल रहा है, डोल रहा है, तो इसका मतलब पूछ लीजिए इसका इस बच्चे की डिलीवरी कब है। तो अगर उसको याद है, नहीं तो कार्ड वगैरह होगा तो उससे डेट यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। फिर इसके बाद उसको ज़ाहिर सी बात है वो टर्म पैदा हुआ तो प्री टर्म, तो यहाँ टर्म यहाँ पे लिखना होगा टर्म। उसका नेचर ऑफ डिलीवरी, कैसी डिलीवरी थी, एनबीडी थी या एलएससीएस से हुआ था उसका बच्चा, दूसरा वाला बच्चा उसका एनबीडी से हुआ था या एलएससीएस से हुआ था, सिजेरियन से हुआ था, तो यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक, अगर एनबीडी हुआ था तो एनबीडी लिखना है, क्या लिखना है, एनबीडी लिखना है। और नहीं तो अगर एनबीडी नहीं हुआ था तो उसको क्या लिखना है, एलएससीएस लिखना है। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद ये दिया है नेचर ऑफ डिलीवरी हो गई, उसका नेचर ऑफ पिपेरियम, वही फिर नेचर ऑफ पिपेरियम में कि डिलीवरी के बाद उसको इन्फेक्शन वगैरह हुआ था तो सेप्सिस लिखना है, अगर नहीं हुआ है तो अनइवेंटफुल लिखना है। क्या लिखना है, अनइवेंटफुल, ये वाला जो हमने यहाँ पे अनइवेंटफुल लिखना है। ठीक, कोई घटना नहीं हुई थी उसके साथ पिपेरियम के टाइम। ठीक, और एबॉर्शन वाला दूसरे बच्चे में एबॉर्ट हुआ ही नहीं था तो ऐसे डैश करके छोड़ दीजिए। अब बच्चा जब पैदा हुआ था तो उस बच्चे का जो अभी ज़िंदा है, जो उसका बच्चा स्वस्थ है अभी है, तो वो उसमें लिखना है कि बच्चा जीवित, हाँ जीवित, यस जीवित यहाँ लिखना है। ठीक, लाइव लिखना है, एलाइव लिखना है। उसका सेक्स में कौन सा, वो मेल था, बेटा पैदा हुआ था। फिर उसके बाद वेट एट बर्थ, उस बच्चे के बर्थ के बाद जो है कि वेट वज़न कितनी थी तो उसका वज़न लिख देंगे। फिर उसके बाद डेवलपमेंटल माइलस्टोन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन में जैसे अगर मान लीजिए कोई उसके हाथ पाँव शरीर का फिजिकल एग्जामिनेशन है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कर लीजिएगा पैदा होने के बाद, अगर हुआ होगा तो उससे पूछ लेते कोई जब पैदा हुआ था तो इसको कोई दिक्कत था या फिर हाथ पाँव नहीं चला रहे थे, बहुत सुस्त रहता था, तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन पूछ लिए। तो अगर वैसा कुछ होगा तो नॉर्मल लिखेंगे, यानी सही से हो रही उसकी बॉडी ग्रोथ तो नॉर्मल लिखेंगे। ठीक, और नहीं हुआ तो एबनॉर्मल, एबनॉर्मल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद इम्यूनाइजेशन, यानी बेबी जब ये दूसरा वाला पैदा हुआ था तो इसको टीका लगा था कि नहीं। टीका में वो भी कौन वाला टीका उसको जो है कि ये इसको बीसीजी का, ठीक, टीटी का, और उसके बाद हेपेटाइटिस का, ये टीके लगे थे कि नहीं उसको। ठीक, फर्स्ट डोज अगर लगे थे तो ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे आल, आल लिख देंगे। ठीक, आल, पूरा इम्यूनाइजेशन नहीं कराई थी तो इनकम्प्लीट लिख देंगे, इनकम्प्लीट। ठीक, पूरा नहीं करवाई थी, और अगर पूरा करवाई तो इम्यूनाइज्ड लिख सकते हैं या फिर आल, आल लिख देंगे, पूरा टीका वो लग चुका है। ठीक, तो ऐसे आप भरेंगे। अब आपके पास मान लीजिए हमने तो यहाँ मल्टीग्रेविडा लिया था, क्या लिया था हमने, मल्टीग्रेविडा हमने लिया था, मल्टीग्रेविडा। आपके पास अब अगर मान लीजिए प्राइमरी ग्रेविडा आ गई, पहली उसकी प्रेगनेंसी है, तो यहाँ पे क्या देना है, तो तब तो उसकी पास्ट कोई ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है ही नहीं है, तो उसको नहीं फिलअप करना है। ठीक, इसको क्या करना है, इसको फिलअप नहीं करना है। ठीक, यहाँ पे नहीं करना है, ऐसे डैश सब छोड़ दिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा ऐसे, आप ऊपर मेंशन कर दिए कि प्राइमरी ग्रेविडा है। ठीक, ऊपर आप मेंशन कर चुके हैं, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए आपका ये नीचे साइड में आता है, नोट में दिया है। ठीक, नोट में दिया है ये वाला कि इफ़ पिपेरियम वाज एबनॉर्मल, पिपेरियम कैसा है, एबनॉर्मल, स्पेसिफाई इट। अगर जैसे डिलीवरी के बाद जैसे हमने कहा कि उसको इन्फेक्शन हो गया था, तो किस चीज़ का इन्फेक्शन हो गया था, कैसा कंडीशन था, कितने दिन में वो रिकवर हो गई थी, या कौन कौन सी दवा चली, सारी चीज़ें इसके पूरा ब्यौरा वहाँ पे देना है। जब डिलीवरी के बाद अगर कोई एबनॉर्मलिटी मिली थी या हुआ था तो उसको यहाँ बताइए जो भी है। ठीक, उसके बाद आ जाइए सेकंड नेक्स्ट वाले पेज पे ये। ठीक, अब इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका पहला पॉइंट है, देखिए पहला पॉइंट है प्रेजेंट कंडीशन, महिला का प्रेजेंट कंडीशन कैसा, आप दी प्रेग्नेंट मदर कैसी है वो। ठीक, मतलब कि मान जो भी है उसका स्वाद कैसा है या फिर उसका हालत कैसे है, मतलब कैसी दिख रही है, ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन सब करके पता चल जाएगा आपको। फिर इसका दूसरा आता है जनरल हेल्थ कंडीशन, उसका हेल्थ कंडीशन फेयर है, मतलब बेकार है, पुअर है, थोड़ा ठीक, बेकार से भी थोड़ा ठीक, या फिर इंडिफरेंट है।
अच्छा है उसका स्वाद, अच्छा है उसका स्वास्थ्य, स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो इंडिफरेंट। ठीक। उसके बाद अगला है हाइट उसकी लिख देंगे, फिर उसकी वेट लिख देंगे, उसके बाद हार्ट रेट उसका स्टेथोस्कोप से या फिर कैसे उसको लेके, उसके बाद लंग्स में उसके अगर कोई स्टेथोस्कोप लगा के उसके चेस्ट पे पीछे लगा के या फिर आगे तेज़ी से सांस लेने के लिए बोलेंगे, अगर कोई ध्वनि आवाज़ आ रही है फील हुआ तो उसको लिख देंगे कि हाँ साउंड आ रही है, और नहीं आ रही है तो नॉर्मल लिख देंगे। ठीक। उसके बाद है, उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कंडीशन, कंडीशन ऑफ टीथ, दांत का कंडीशन कैसा है। उसके बाद एनीमिक है कि नहीं, अगर एनीमिया कैसे 10 से हीमोग्लोबिन लेवल उसका 10 या 11 से कम है, 10 से कम है तो एनीमिक स्थिति है। अब एनीमिया में उसको बताना है कि कौन सी एनीमिया उसकी। उसके बाद फिर उसके पैर हाथ सूजन है कि नहीं, इडमा है कि नहीं, सूजन है कि नहीं, मॉर्निंग में होता है कि नहीं, अगर होता है तो यस, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक। अगला है ब्रेस्ट, उसका ब्रेस्ट कैसा है, कहीं ब्रेस्ट में लंप या टेंडरनेस या कोई ट्यूमर तो नहीं दिखाई दे रही, या फिर कोई दिक्कत या इन्फेक्शन या कुछ हुआ तो नहीं था, अगर नहीं तो नॉर्मल लिख देंगे। ठीक। बाउल मूवमेंट यानी मल त्याग, यानी कि उसको कहीं गैस वैस तो नहीं बहुत ज़्यादा बना रही, या फिर कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा, तो कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा होगा तो कॉन्स्टिपेशन, अगर कुछ नहीं होगा तो नॉर्मल लिख देंगे, नॉर्मल बाउल मूवमेंट। ठीक। उसके बाद ब्लैडर मूवमेंट में अगर उसके पेशाब करने में जलन हो रही है, पेशाब नहीं हो रहा है, या कैसा एबनॉर्मलिटी अगर कुछ आ रहा है तो आपको एबनॉर्मल लिखना है, और नहीं आ रहा है तो उसको आपको नॉर्मल लिखना है। क्या लिखना है, नॉर्मल। ठीक। इसके बाद अगला आ जाइए प्रेजेंस ऑफ माइनर अलाइनमेंट। ठीक। क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइनर अलाइनमेंट। प्रेजेंस ऑफ माइनर अलाइनमेंट का मतलब ये होता है, ठीक, आपको मैं बता दे रहा, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान उसको वोमिटिंग आ रही थी, या फिर कॉन्स्टिपेशन का शिकायत था, या फिर पीछे उसके बैक में दर्द हो रहा था, या फिर लेग क्रैम्प हो रहा था। ठीक। लेग क्रैम्प का मतलब है हाथ पाँव में जैसे कि थकान, फटन जैसा महसूस होता है, ऐसा या फिर हर्ट बन, या फिर सीने में जलन महसूस हो रहा था, तो ये माइनर अलाइनमेंट में आते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी उसको अगर दिक्कत है तो यहाँ पे लिख दीजिए कि यही उसको दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर लेग क्रैम्प हो गया या बैकैच हो गया, जो भी है उसको यहाँ मेंशन कर दीजिए उसको पूछ के। फिर उसके बाद अगला है वेजाइनल डिस्चार्ज। क्या है, वेजाइनल डिस्चार्ज, उसके वेजाइनल से कुछ डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो लिख दीजिए डिस्चार्ज प्रेजेंट, और उसका कलर लिख दीजिए। लेबर पेन स्टार्ट हुआ है कि नहीं, तो अभी फर्स्ट जो है कि एंटीनेटल विजिट में आई है, आपके फर्स्ट बार आई है, हाँ यही है कि 32 या 33 वीक के बाद अगर फोर्थ विजिट में आ रही है तो उस टाइम अगर उससे पूछ लिया कि लेबर पेन कैसा है, तो अगर हो सकता है अगर प्रेजेंट हो तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है वाइटल साइन। वाइटल साइन में पहला टेम्परेचर उसका ले लेंगे, पल्स ले लेंगे, रेस्पिरेशन, और उसके बाद बीपी। ठीक। तो ये हो गया उसका महिला का जनरल हेल्थ कंडीशन। फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन। क्या है, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांचें, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांचें, कौन कौन सी जांचें वो करवा चुकी है, क्या क्या फाइंडिंग आया था। हीमोग्लोबिन उसने टेस्ट करवाया, तो हीमोग्लोबिन टेस्ट में उसका कितना आया। ठीक। हीमोग्लोबिन टेस्ट में उसका कितना आया, उसके बाद नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, तो नॉर्मल लिखना है, उसके बाद मरीज का लिखना है। ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बी है कि ए बी है कि ओ है, जो भी है यहाँ मेंशन करना। आर एच टाइप लिखना है, तो आर एच क्या, ए पॉजिटिव है कि बी पॉजिटिव है, ठीक है, कि ए बी पॉजिटिव है कि ओ पॉजिटिव है, या ए निगेटिव है, बी निगेटिव है, ए बी निगेटिव या ओ है। ठीक, जो भी है, तो आर एच टाइप, ब्लड ग्रुपिंग एंड आर एच टाइप। ठीक। तो इसमें लिखना है। उसके बाद फिर अगला है बी डी आर एल। बी डी आर एल का मतलब है वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक। वेनेरियल 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 डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक। तो इसमें क्या है, इस लेबोरेटरी में इसके थ्रू क्या टेस्ट करते हैं महिला का, कहीं उसको सिफिलिस की शिकायत तो नहीं है, सिफिलिस। ठीक। सिफिलिस इसकी शिकायत तो नहीं है, या फिर उसको ट्रेपियोनो ट्रिपैनोमा पैलेडियम, ट्रिपैनोमा पैलेडियम, ट्रिपैनोमा पैलेडियम, ये बैक्टीरिया कहीं इन्फेक्शन तो नहीं की है, तो उसको देख लेंगे ट्रिपैनोमा पैलेडियम है कि नहीं। तो इसी जांच के द्वारा ये हो जाता है कि उसको इन्फेक्शन है इस बैक्टीरिया से, या सिफिलिस की बीमारी उसको है।
ठीक। उसके बाद अगला है HIV टेस्ट। क्या है? HIV टेस्ट कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। फिर उसके बाद हेपेटाइटिस टेस्ट, हेपेटाइटिस वायरस का टेस्ट करेंगे। अगर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे और नहीं तो निगेटिव, पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक, ये लिखना है। उसके बाद ब्लड शुगर में क्या करना है आपको, ब्लड शुगर कितना होता है नॉर्मल रेंज में और उसमें उसका कितना है। नॉर्मल रेंज में आपको लिखना है कि नॉर्मल कितना होता है, और उसके बाद नॉर्मल के बाद यहाँ पर लिखना है पेशेंट वैल्यू, यानी कि उसकी वैल्यू कितना है। जैसे कि देखिए नॉर्मल वैल्यू जो होते हैं ब्लड शुगर का 70 से 100 ml पर डेसीलीटर कितना होता है, 70 से 100 क्या है, हाँ 100 mg पर डेसीलीटर ये है। अब इसके बीच में या 70 से महिला का कम आया या फिर 100 से ज़्यादा आया है या 70 या 100 के बीच में जो भी है उसका यहाँ पे लिखना है। ठीक। उसके बाद अगला शुगर के बाद है आपका यूरिन। ठीक, यूरिन में जांच किस लिए करेंगे यूरिन का, कि यूरिन में कहीं प्रोटीन तो नहीं है, शुगर की मात्रा तो नहीं आ रही यूरिन से। तो अगर पॉजिटिव है, अगर यूरिन में उसके प्रोटीन पाया जा रहा है, शुगर पाया जा रहा है, तो वो एक्लेम्सिया की मरीज़ है। ठीक, वो एक्लेम्सिया की अफेक्टेड है। अब ये टेस्ट कैसे होता है, ठीक, ये यूरिन टेस्ट कैसे होता है, सिंपल तरीका है, कोई ना लैब कोई वो नहीं, सिर्फ एक किट आता है। किट में क्या रहेगा, ऐसे बॉटल रहेगा। ठीक, एक छोटी सी बोतल रहेगी, छोटी सी बोतल रहेगी, और ये बोतल जो है कि कलर्ड होगी, ऐसे यहाँ स्टिप होगी और स्टिप में कलर्ड होगी, ऐसे यहाँ पे बड़ा और कर देते यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसमें क्या होगा, दो, ठीक, 2 मार्क होंगे, एक ये हो गया, ये 2 मार्क, एक ये हो गया और दूसरा होगा, देखिए दूसरा देखिए ये बना दे रहे हैं, ये 2 मार्क है, मान लीजिए इस पे मार्क है। अब इसी किट में एक स्ट्रिप होता है, एक स्ट्रिप, एक सेकेंड, ठीक, एक स्ट्रिप होता है, स्ट्रिप में मैं बता रहा हूँ। ठीक, देखिए स्ट्रिप ऐसे इसी किट के साथ स्ट्रिप आती है, जो कलर यहाँ पे है वही कलर यहाँ पर भी रहता है, ऐसे एकदम एंड पर छोटा सा, और इधर से हमें पकड़ना है, इधर से पकड़ के क्या करना है, एक यूरिन का कंटेनर होता है, यूरिन का कंटेनर। ठीक, यूरिन का कंटेनर हम मरीज़ को बोल देंगे कि अपना जब टॉयलेट करने जाना तो इसमें यूरिन ले लेना। ठीक, अब यूरिन ले लिए तो इसमें देखिए हमने क्या कहा कि इसमें भी 2 कलर होते हैं, जैसे देखिए ऊपर ये कलर हो गया, उसके बाद दूसरा है ये। ठीक, अभी दोनों कलर हैं, अभी दोनों कलर हैं, ये भी सेम है, स्ट्रिप का कलर और बॉटल पर का कलर। अब जो है कि बॉटल में कलर ऐसे ही ढेर सारा दिया रहता है, ऐसे ही ढेर सारा इसी कलर को दिया रहता है। तो इसमें कलर हम मैच कराते हैं, इस स्ट्रिप को जो है कि इसमें डुबो के, किसमें, इस स्ट्रिप को इसमें डुबो के, ये यूरिन है, इसमें यूरिन है। ठीक, ये वाला किनारी, ये वाला स्ट्रिप का इसमें डुबो देना है। डुबोने के बाद ऐसे 30 सेकंड तक वेट करना है। 30 सेकंड तक वेट करने के बाद इस ऐसे स्ट्रिप को यहाँ रख के, स्ट्रिप को यहाँ बॉटल के पास रख के मैच कराएंगे कौन सा कलर मैच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि हर कलर पे, जैसे कि ये नॉर्मल वाला है, ये क्या है नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, उसके बाद जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये अब नॉर्मल, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा सीवियर, फिर उससे ज़्यादा सीवियर। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक, तो उसी अकॉर्डिंग जो है कि वैल्यू भी दिया रहता है, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू भी दिया रहता है कि प्रोटीन की मात्रा कितना है शुगर के, अगर ये कलर मैच कर रहा है तो इतना होगा, ये कलर मैच कर रहा है तो इस टिप से। तो ऐसे हम आसानी से पता लगा सकते हैं। और अगर कोई कलर नहीं आया, इसी से फर्स्ट वाले से ही मैच कर गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक्लेम्सिया नहीं है, ना प्री एक्लेम्सिया है। ठीक, ये ऐसे ही प्रोसीजर होता है, एक किट होता है उसमें आता है। फिर उसके बाद आप देखिए
मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगला है यूरिन के बाद अल्ट्रासोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन। अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन में उसको हम यूएसजी कराने के लिए भेज देंगे, तो वो जाएगी यूएसजी करा के आएगी, ठीक। तो उससे हम कुछ चीज़ें जानकारी वहाँ से पता कर लेंगे। इफ़ डन राइट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, अगर अल्ट्रासाउंड कह रहा है कि इफ़ डन, अगर अल्ट्रासाउंड वो कराई है, अल्ट्रासाउंड अगर वो कराई है, अल्ट्रासाउंड कराई है, तो उसमें अल्ट्रासाउंड में क्या पाया आपने, जो पाया आपने वो यहाँ लिखिए और क्या होना चाहिए वो यहाँ लिखिए। यहाँ पे नॉर्मल लिखिए, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे एबनॉर्मल वैल्यू लिखिए, ठीक। उसके बाद एनी अदर चेकअप, और कोई चेकअप अगर उसने कराया रहा है तो वो चीज़ उसको लिखना है, ठीक। उसके बाद आ जाइए, आ गया इन्वेस्टिगेशन के बाद आप आ जाइए जो है कि ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन, प्रसूति परीक्षा कैसे करेंगे। पहला जो है क्या करेंगे, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब ऐसे ही बाहर से क्या करेंगे, उसको लेटा के प्राइवेसी मेंटेन करके एंटीनेटल वार्ड में उसको लेटा के उसके बाद उसके एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करेंगे, किसके द्वारा, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या करेंगे, बस खाली ऊपर से ऐसे देखेंगे, शेप साइज, ठीक। ये चीज़ देखेंगे, क्या देखेंगे, साइज देखेंगे, शेप देखेंगे। तो एब्डोमेन का, ठीक, क्या देखेंगे, एब्डोमेन का शेप और साइज। देखिए मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा जूम कम करके इधर मैं फिगर बनाऊंगा। देखिए क्या है यहाँ पे, अब उसको कह रहा है कि साइज, यानी कि मान लीजिए ये महिला है, ठीक, ये महिला लिटाई है, ये उसका नाभि है, ठीक, नाभि हो गया, ये ब्रेस्ट, ठीक, ये हो गया। उसके बाद ये लेटी है, ठीक। ठीक, ये भी। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें ये कह रहा है कि साइज ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन की साइज। एब्डोमेन के साइज का मतलब यहाँ पे ये पूछा है कि जो ये एब्डोमेन है, ये पूरा ऐसे फीता लगा के ऐसे देखना है, इधर से भी और इधर से भी फीता लगा के देखना है, तो ये साइज पता चल जाएगा। अब साइज में, एब्डोमेन के साइज में, ठीक, देखिए अगर बिटवीन 28 से 32 वीक की प्रेगनेंसी है, 28 से 32 वीक की प्रेगनेंसी है, तो उसका एब्डोमेन का साइज जो है कि राउंडेड होगा, ठीक। उसके बाद अगर मान लीजिए अगर उससे कम है तो पेल्विस रीजन से नीचे ही आया होगा, इधर ही रहेगा, इधर है, ठीक, नीचे पेरिनियम एरिया इधर ही रहेगा, ठीक, ज़्यादा नहीं रहेगा। और मान लीजिए अगर 28 के ऊपर 32 है, 30 है, तो कुछ तो आ जाएगा यहाँ पे अम्बिलिकल, यहाँ तक आ जाएगा, कहाँ तक, ठीक, नाभि तक आ जाएगा, जहाँ पे 24 वीक होता है, 24 वीक यहाँ तक। फिर उसके बाद इसको भी 3 में, इसको भी 3 में, नीचे भी 2 3 ऐसे कर देंगे, 3 में डेढ़, फिर 4 4 का अंतर रखे, इधर 24 24 4 28 28 4 32 32, उसके बाद 42 42 के आने के बाद फिर नीचे आने लगेगा, 36 36 के बाद 42 42 के बाद नीचे आने लगेगा। सेम यहाँ पे 24 है, ये नाभि से नीचे 24 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 20 के बाद क्या आ जाएगा, 16, यानी 4 4 का अंतर रहेगा, 16, ठीक, 16। तो ऐसे हम देख लेंगे उसका शेप और साइज, शेप और साइज। एब्डोमेन का अगर क्या बोलते हैं कि एब्डोमेन के साइज की शेप की बात करें, शेप, तो शेप में आपको लिखना है ओवल, ठीक, कैसा लिखना है, ओवल लिखना है, या फिर फ्लैट है तो फ्लैट लिखना है, या फिर राउंडेड है तो राउंडेड लिखना है, ठीक, ये चीज़। उसके बाद अगला है सी ऑप्शन, कंटूर ऑफ एब्डोमेन, पेट की रूपरेखा। आप उसकी पेट की रूपरेखा देख लीजिए कैसा दिख रहा है, कोई लेसन वगैरह या ड्राइनेस, सूखा, या फिर और कोई निशान, यानी कोई निशान, या फिर स्कार, कोई स्कार पड़ा हुआ है, पिछली प्रेगनेंसी का स्कार तो नहीं है, कोई जो है कि टाका चला हो या फिर सुचरिंग हुई हो, कुछ चीज़ें हैं एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में, तो ये सब देखना है, कंटूर ऑफ एब्डोमेन। उसके बाद अगला है स्किन चेंजेज,
ठीक। अगर उसके त्वचा में बदलाव आ रहा है तो वो भी देखिए, उसको भी लिखना है। फिर उसके बाद इंस्पेक्शन के बाद क्या है, इंस्पेक्शन के बाद पाल्पेशन। पाल्पेशन में क्या करना है, पहला है पाल्पेशन में पहला है हाइट ऑफ द फंडस, यानी फंडस की हाइट पता लगानी है। फिर उसके बाद एब्डामन। अब फंडस की हाइट पता लगाने के लिए देखिए, ये जिफिस्टर्नम से यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये है, देखिए ये आपका हो गया ये चीज़, ये नाभि हो गई यहाँ, ठीक। ये नाभि हो गई। नाभि के बाद हमें क्या करना है, यहाँ इसमें भी 1 2 3, ठीक, 4 का अंतर, 1 2 3, कितने हैं, 3, ठीक। 4 का अंतर करना है। 4 के अंतर में देखिए, अब इसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए अब ये सबसे नीचे 12 के बाद 16 के बाद 20 के बाद 24 के बाद 24 में आ जाएगा नाभि तक, यहाँ तक आ जाएगा 24 के बाद 24 4 28, 28 4 32, 32 के बाद 42 जाएगा, 42 जाने के बाद फिर नीचे आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, नीचे आने लगेगा, ठीक। ये नीचे हाइट जो है, फंडल हाइट नीचे आने लगेगा, यानी प्रेगनेंसी 42 से ऊपर हो गई है तो उसका जो है कि फंडल हाइट नीचे आने लगेगा, यानी बच्चा डिसेंट हो रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक। ये हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट है पोजीशन। क्या है, पोजीशन ऑफ फीटस। अब पोजीशन ऑफ फीटस में क्या लिखना है आपको, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्लास में भी बताया, बट क्लास में सभी लोग नहीं रहते, तो आप ऐसे समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए ये क्या है, उसकी नाभि है, ये महिला की नाभि है, ठीक। ये क्या है, नाभि, हमने बता दिया, ये वाला ये नाभि है। अब इस नाभि से इधर, इस नाभि से इधर, तो ये क्या है, महिला का लेफ्ट ऑसिपिटो इंटीरियर, राइट ऑसिपिटो इंटीरियर, ROA, लेफ्ट ऑसिपिटो इंटीरियर। तो यही पूछा है कि पोजीशन ऑफ फीटस में लेफ्ट राइट ऑसिपिटो इंटीरियर या फिर लेफ्ट ऑसिपिटो, यानी बेबी जो है इस साइड है, ठीक। इस साइड में है, लॉन्गिट्यूडनल ही बेबी है, बेबी जो है लॉन्गिट्यूडनल ही है, ऐसे, ठीक। इधर से है या फिर बेबी इधर से है, ऐसे, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल में ऐसे इधर से है, ठीक। हेड ज़रूरी नहीं है हेड नीचे ही हो, तो कभी कभी इन्वर्टेड हो जाता है, तो बेबी हमेशा क्या, अगर वो माना जाता है तो देखिए बेबी का इधर ये हेड जो है यहाँ, इसके बाद ये बेबी का, ठीक। ये है बाकी पोर्शन, ये हेड हो गया, तो इधर है। तो अगर देखिए, अगर जो है कि अगर इस साइड है तो यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ फीटस में लिखेंगे LOA, ये वाला LOA। अगर ये वाला है तो ROA लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ROA, ठीक। ये लिखना है, आया समझ में, पोजीशन ऑफ, ठीक, पोजीशन ऑफ फीटस ये भरना है। उसके बाद लाई में क्या करना है, अब लाई समझा रहे हैं, देखिए लाई में देखिए, एक सेकेंड, लाई, देखिए ये लाई में क्या करना है कि उस बच्चा जो है, बच्चे का लाई क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, यानी मदर्स का ये क्या है, स्पाइन के ठीक ऐसे ही बच्चा है सीधा, ठीक, ऐसे बेबी इधर से है, ये हेड है उसका, बेबी का हेड है, ऐसे है, या फिर कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है, या फिर ऑब्लिक है। जैसे ऑब्लिक मतलब ये हेड हो गया, ऐसे से ऐसे है बेबी, ऐसे है। उसके बाद या तो फिर
या तो फिर बेबी कैसा है, ये हेड इधर हो गया, सीधा सीधा ट्रांसवर्स है, कैसा है, ट्रांसवर्स है, ये लाई है, लाई मतलब पड़े है, किस एंगल पे पड़े हुए, ये ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स, और ये ऑब्लिक, ठीक, ऑब्लिक, अगर ऐसे पड़ा है तो ऑब्लिक, और अगर ऐसे पड़ा है सीधा तो लॉन्गिट्यूडनल। क्या लिखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, जो भी होगा वो फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद पता चल जाएगा। फिर उसके बाद अगला आते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस। प्रेजेंटेशन में नॉर्मल जो होता है सिफेलिक होता है, यानी बेबी का हेड ही होना चाहिए। सिफेलिक प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ठीक, सिफेलिक यानी बेबी का जो मदर का जो ऑस है, बर्थ कैनाल है, इस बर्थ कैनाल के बेबी का ये हेड ही होना चाहिए, हेड ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, ये बेबी का हेड इधर ही बर्थ कैनाल की तरफ होना चाहिए। जब 35 से लेके 40 तक हो जाए बेबी, तब वीक तक। उसके बाद अगला है एमनियोटिक फ्लूइड बलून। क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड बलून। देखिए अब एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को हम दे दें। एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि जो प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा के अंदर जो जहाँ बेबी फ्लॉट करता है, तैरता है जिस लिक्विड में, उसी को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। अब एक नॉर्मल फुल टर्म बेबी है, स्वस्थ मदर है, ठीक, तो उसमें स्वस्थ मदर है, उसमें कितना होना चाहिए, 600, कितना होना चाहिए, 600 ml, कितना होना चाहिए, 600 ml। अगर फुल टर्म बेबी है तो 600 ml इतना होना चाहिए। अब 600 ml से अगर कम है या ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे स्पेसिफाई करना है, ठीक। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम 600 है, 500 है कि 250 है, 300 है, जैसे, तो ये चीज़ पता आप कैसे पाओगे, आप पता ऐसे पाओगे कि अल्ट्रासाउंड वो कराई है, ठीक, अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चल जाएगा उसमें। उसके बाद अगला है एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम के बाद प्रीवियस स्कार, कोई पिछली प्रेगनेंसी का, यानी अभी जो आई है इससे पहले उसकी प्रेगनेंसी, किसी प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी की वजह से, किसी प्रेगनेंसी की वजह से पेरिनियल एरिया में ऐसे स्कार तो नहीं बने हुए, ऐसे स्कार मतलब दाग वाइट देखा नहीं होगा गाँव में, जो डिलीवरी के बाद कई सालों बाद तब पर भी वो निशान बना रहता है, ठीक। तो ऐसा कोई स्कार दिख रहा है उसके एब्डोमेन में तो वहाँ भी मेंशन करिए, ठीक। प्रीवियस स्कार यानी पिछली प्रेगनेंसी का वहाँ निशानी बना हुआ है तो वो भी लिखिए। उसके बाद फिर प्रोविजनल डायग्नोसिस। प्रोविजनल डायग्नोसिस का मतलब ये है कि जो है कि कंटामिनेंट, या फिर जैसे कि एनी ऐसा केस हो जो सीरियस केस हो गया, जिसमें जो है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप कुछ उसको हाँ कर ही नहीं सकते, सीधा रेफ़र कर दीजिए, सीधा रेफ़र कर दीजिए। यानी ऐसी कोई प्रोविजनल डायग्नोसिस आया जो आपके लेवल का नहीं था या फिर आपसे नहीं संभल पा रहा था, तो उस पे आप कमिटमेंट मत कीजिए कि ये कर लीजिए, वहाँ चले जाइए, ये कर लीजिए, बस ये आपको सीधा सलाह देना है, एक ही सलाह देना है कि आप चले जाइए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या हायर इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल, मेडिकल ऑफिसर को दिखाइए, ये आपका काम है। फिर उसके बाद अगला हेडिंग है अस्कल्टेशन। यानी अस्कल्टेशन में क्या हम देखेंगे, फीटल हार्ट साउंड, ठीक। फीटल हार्ट साउंड किससे देखेंगे, अगर हमारे पास मशीन नहीं है तो फोटोस्कोप से करेंगे, ठीक, फोटोस्कोप से। और अगर फोटोस्कोप जो है कि आप अगर हॉस्पिटल, अच्छे खासे हॉस्पिटल में हो, हायर हॉस्पिटल में, टर्शियरी लेवल के हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीनें रखी जाती हैं जो बेबी के, देखिए कैसे लगाया जाता है, जैसे ऐसे मशीनें होती है, ठीक, एक ऐसे मशीन है, यहाँ पे स्क्रीन रहेगा, ठीक, और यहाँ पे बटन रहेगा, और वो जो है कि इसमें से वायर निकल के यहाँ पे, तो कहाँ पे लगाएंगे, ऐसे एक गोला सा रहता है, यहाँ चिपका देंगे, चिपका बैंडेज लगा के चिपका देंगे, तो ऐसे वो बोलता रहेगा, धक 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 आवाज़ आती रहेगा, और तेज़ी से आवाज़, इसमें इस मशीन में तेज़ी से आवाज़ जो आपको बिना ईयरफोन ऐसे नॉर्मली सुनाई देगा बढ़िया से ऐसे ऊपर, तो इसमें साउंड लगा रहा है तो इसको रीड करके यहाँ पे सुनाता है कि अच्छा ठीक है बेबी का धड़कन चल रहा है। यहाँ पे मीटर भी शो करता है, यहाँ पे ऊपर मीटर भी शो करता है कि कितना चल रहा है, कैसे क्या है बेबी कंडीशन है, ये चीज़ है।
उसके बाद देखिए एक तो है कि यहाँ लगा सकते थे। उसके बाद दूसरा है इसी के जस्ट अपोजिट को है राइट ऑसिपिट इंटीरियर में या तो फिर लेफ्ट ऑसिपिट इंटीरियर में, यहाँ ही लगाना है फेटस को, चाहे जो वो फेटल हेड साउंड सुनने की मशीन हो यहीं लगाना है। ठीक, उसके बाद है अगला है, पहले तो ये जान लीजिए कि फीटल हेड साउंड का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 110 से 160 बीट पर मिनट। ठीक, 1 मिनट में अगर बेबी 110 से 160 के बीच वैल्यू बता रहा है या नीचे आ रहा है तो वो दिक्कत है। ठीक, देखिए अगला है मेडिसिन, दवाइयाँ। ठीक, मेडिसिन में जैसे वो ले रही है कुछ अदर मेडिसिन ले रही है तो उसको मेंशन करिए, नहीं ले रही तो कोई बात नहीं। तो आगे हम बात करते हैं टीटी इंजेक्शन की। अब ये देखिए कि तीसरी प्रेगनेंसी उसकी है ये, तो उससे हम ये पूछेंगे कि इससे पहले जो सेकंड वाली या फर्स्ट वाली प्रेगनेंसी में आई थी तो 2 डोज़ टीटी का लगा है कि नहीं। अगर उसको लगा होगा तो आपको सिर्फ एक बूस्टर डोज ही लगाना है। कौन सा डोज देना है, बूस्टर डोज देना है। ठीक, और अगर बूस्टर डोज जैसे मान लीजिए पहली प्रेगनेंसी है उसकी या दूसरी है, ठीक, अभी नहीं लगवाई है, अभी टीकाकरण जो है कि इंजेक्शन का टीटी नहीं लगवाई है कभी पिछले 3 साल में, दोनों प्रेगनेंसी में नहीं लगवाई है, तो उसको पहले फर्स्ट विजिट में एंटीनेटल विजिट में आई है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते समय ही पहला टीटी का इंजेक्शन दे देंगे। फिर दूसरा तीसरे विजिट में आएगी तो वहाँ पे दे देंगे। फिर उसके बाद इंजेक्शन देने के बाद हमें उसे सलाह देना है, एडवाइस देना है कि लो आयरन गोली, आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट इसको 100 डे तक खाओ। IFA की गोली जो है 100 डे तक खा लो, 100 दिन तक एक एक गोली रोज़ खा लो। ठीक, ऐसे है। तो मान लीजिए अगर आप बता रहे हो वो ले रही है, ठीक, ले ली, अब वो खाएगी, वो एनीमिक है, तो उसको ये भी ध्यान रखिएगा, उसको सलाह ये भी दे दीजिएगा कि जब ये टैबलेट लेना तो इसके साथ दूध मत लेना। ठीक, कैल्शियम का वो मत लेना, ना ही टी लेना, ना कॉफ़ी लेना। ठीक, ये सब कुछ नहीं लेना है। अगर दूध, कॉफ़ी, टी, चाय जो भी लेना है तो आयरन फोलिक एसिड का ये टैबलेट जो है सुबह खा लेना, शाम को फिर जो भी है अपना जो करना हो वो करना। लेकिन अगर आयरन फोलिक एसिड जब भी खा रहे हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा उस टाइम ना तो कैल्शियम की टैबलेट लेना है, ना दूध लेना है और ना ही कॉफ़ी लेना है, ना ही चाय लेना है, कुछ नहीं लेना है उसके साथ। ठीक, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट के साथ कुछ नहीं लेना है कुछ टाइम बाद। हाँ, उसको ये भी बता दीजिए कि हो सकता है थोड़ा सा पेन हो स्टमक में तो उसको मत वो करना, तुम्हारा स्टूल जो है पास होगा वो काला होगा तो उसको भी ध्यान मत देना, ये नॉर्मल है, यही आयरन फोलिक एसिड टैबलेट देने की वजह से ही आ रहा है। ठीक, तो उसको बोल दीजिएगा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल साइन सिम्टम है, अभी ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये हीमोग्लोबिन लेवल आपका सही हो जाएगा तो आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट बंद कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आयरन फोलिक एसिड के बाद देखिए आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक, नेक्स्ट पेज पे आइए, हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या है। इसमें इस पेज पे ये है कि हमें उस महिला का रिकॉर्ड रखना है। ठीक, कौन सा रिकॉर्ड, जो एंटीनेटल 4 विजिट की है, एंटीनेटल में जो 4 विजिट उसने की है, 4 विजिट उसने की, पहली बार आई तो रजिस्ट्रेशन में, दूसरी बार आई तो फिर असेसमेंट, फिर तीसरी, ये 4, चौथी के बाद उसके बाद उसकी डिलीवरी हो गई थी। ठीक, तो अगर उस चारों विजिट के समय इसमें पूछा है कि उसका रिकॉर्ड रखिए आप, डिलीवरी के टाइम पे काम आएगा। पहला इसमें ये दिया है, ध्यान से देखिए। ठीक, पहला इसमें ये दिया है, पहला देखिए, पहला डेट ऑफ विजिट, फर्स्ट विजिट वो कब आई थी उसका डेट लिखना है, यहाँ पे उसका डेट लिखना है, डेट, जो भी डेट को आई थी दिनांक को वो दिनांक लिखना। वीक ऑफ जेस्टेशन, जब आई थी तो उसका कितना जेस्टेशन एज था वीक में ही लिखना है। ठीक, 4 वीक, 6 वीक या फिर 8 वीक या फिर 10 वीक, कितने वीक हुए थे, 28, 32 जो भी था, जितने वीक का था उतने वीक का यहाँ लिखना है। उसके बाद फंडल हाइट में अभी हमने पीछे बताया कि जो ये देखिए, ये ऐसे एब्डोमेन हो गया, ये नाभि हो गया, नाभि से, ठीक, ये फंडल हाइट, ये पैर हो, तो यहाँ पे 1 2 3
1 2 3 यानी कि ये जो अम्बलाइकस है, ये नाभि है, नाभि को 24 वीक मानते हैं। कितना मानते हैं? 24 वीक। और जब अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो 24 सेंटीमीटर लिखना है। ठीक, अब उसी के बाद ये 24 वीक हो गया। उसके बाद फिर ऊपर भी ऐसे ही करना है, ऊपर भी 1 2, ठीक, और ये 3, तो 1 2 और 3, ठीक। पहले में 24 हो गया, 24 के बाद 28, 28 के बाद 32, 32 के बाद 32 के बाद 4 और जोड़ना है, 36, ठीक, 36, 36 के बाद 4 40। यानी अब बीच में अगर प्रेगनेंसी नहीं, 40 भी हो गया, प्रेगनेंसी नहीं हुआ, तो जान लीजिए कि सावधान हो जाइए, हो सकता हो में भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो, ठीक। या फिर उसका एडीडी का डिलीवरी, अब पेन स्टार्ट हो गया तो कौन सा एडीडी का डिलीवरी, वो तो 10-5 दिन, इसीलिए तो रखा जाता है कि 7 दिन पहले या 7 दिन बाद एडीडी हो सकती है, उसका डिलीवरी हो सकती थी, ये चीज़ें। तो अब क्या करेंगे, फंडल हाइट लेना, फंडल हाइट जितना भी है तो फंडल हाइट को सेंटीमीटर में ही लिखना है। 24 आ रहा है तो 24 सेंटीमीटर में ही लिखना है, ठीक, ये हो गया। उसके बाद फंडल हाइट के बाद लिखना है बच्चे की पोजीशन क्या थी, पहला बच्चा था तो उसकी पोजीशन क्या थी। पोजीशन पहला अगर एबॉर्ट हो गया है तो यहाँ पे ऐसे डैश देना है, कुछ नहीं लिखना है। अगर पोजीशन जिंदा था तो उसका पोजीशन क्या था, ठीक। पोजीशन में हमने अभी ऊपर ही बात किया कि पोजीशन ऑफ फीटस, लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर था, लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर, या फिर राइट ऑसिपिटो इंटीरियर में था, तो यही पूछा है पोजीशन में। तो अगर लेफ्ट जो दूसरा वाला बच्चा था तो उसका पोजीशन ऐसा था लेफ्ट ऑसिपिटल, तो यहाँ पे लिखनी है LOA, क्या लिखना है, LOA पोजीशन के बारे में, ठीक। इसके बाद प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में प्रस्तुति, यानी उसको प्रेजेंट किया था कि नहीं, ठीक, ये प्रस्तुति में। उसके बाद फिर अगला है वाइटल साइन, तो वाइटल साइन टेम्परेचर लेंगे, पल्स लेंगे, रेस्पिरेशन, बीपी, ये चीज़। फिर उसके बाद मैटरनल वैक्सीनेशन, यानी माँ का टीकाकरण हुआ था, हाँ या नहीं। तो हाँ है तो यहाँ डन लिखना है, डन ऊपर दिया है संकेत, डन लिखना है। अगर नहीं हुआ तो नॉट डन दूसरे वाले में लिखना है। सेम वैसे ही वेजाइनल एग्जामिनेशन, ठीक, यौन परीक्षण निरीक्षण हुआ था या नहीं, डन, डन मतलब हाँ डन, अगर हो गया तो डन लिखिएगा, नहीं हुआ तो नॉट डन लिखिएगा, ठीक, ये हो गया। उसके बाद अगला है कॉलम, अगला कॉलम आपका है फीटल हेड साउंड। बेबी का फीटल हेड साउंड आप इससे पहले आप सुन चुके हो, आप फीटोस्कोप से या फिर मशीन से जो भी आ रहा है 100 उसका बेबी का नॉर्मल फीटल हेड साउंड 110 और 160 के बीच में नॉर्मल जो है कि नॉर्मल फीटल हेड साउंड, नॉर्मल फीटल हेड साउंड 110 से लेके 160 के बीच में ही होना चाहिए। 110 से कम हुआ तो भी सावधान हो, 160 से ज़्यादा हो तो भी सावधान हो जाए, ठीक, ये चीज़। उसके बाद है, ठीक, हाँ, वेजाइनल एग्जामिनेशन डन हो गया। उसके बाद FHS साउंड लिख देना है, फीटल हेड साउंड, यानी बच्चे के दिल की धड़कन की यहाँ पे मेजर लिखना है। उसके बाद एनी एंटीनेटल ट्रीटमेंट, एनी एंटीनेटल ट्रीटमेंट इफ़ टेकन बाई मदर, इफ़ टेकन बाई मदर, यानी कि एंटीनेटल के दौरान आपने उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, मदर या दवा खा रही तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करना है कि कौन सी बीमारी होती है और कौन कौन दवा खा रहे हैं। तो ये हो गया रिकॉर्ड, ठीक, बेबी का रिकॉर्ड। अगर प्राइमरी गेविडा है तो कोई बात नहीं, प्रेजेंट वाला कंडीशन का रखिए, प्रेजेंट वाला कंडीशन का कम से कम भर लीजिए। प्रेजेंट कंडीशन में आई है तो एंटीनेटल विजिट में तो आई है तो थर्ड विजिट में लिख दीजिए, तो यहाँ थर्ड लिख दीजिए। फिर उसके बाद सारा जानकारी उसी का लिखिए जो आई है अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद अगला नेक्स्ट पेज हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, ये रिमार्क, ठीक, नेक्स्ट पेज में क्या है, रिमार्क। रिमार्क में देखिए आपको क्या करना है, रिमार्क में लिखना है कि एनी अदर, इतना सब कुछ करने के बाद और कुछ आपको मिला क्या, या फिर कोई सीवियरिटी थी क्या,
कोई ऐसी दिक्कत थी बहुत ज़्यादा जो बच्चा दोनों को खतरा कर सकता था क्या, तो यहाँ रिमार्क में लिखना है। फिर उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान अभी जब आई है तो प्रेग्नेंट है या कोई अदर ट्रीटमेंट ले रही है कि नहीं, इसका कोई और दवा चल रहा है कि नहीं, कोई रोग से बीमारी, तो उसका यहाँ पे डायग्नोसिस लिखना है। मेडिकल ट्रीटमेंट में यहाँ पे उसका क्या लिखना है आपको, ठीक, उसका आपको लिखना है, उसका आपको लिखना है ट्रीटमेंट। पहले डायग्नोसिस लिख दीजिएगा, डायग्नोसिस ऐसे डायग्नोसिस का सिंबल होता है ये डायग्नोसिस में। उसके बाद ट्रीटमेंट में ऐसे लिख के डैश दे के यहाँ ट्रीटमेंट टैबलेट फला फला चल रहा है, ओडी चल रहा है, टैबलेट पैरासीटामॉल या फिर जो भी है पैरासीटामॉल ओडी, ठीक, ये फिर टैबलेट क्या है कि एंटीबायोटिक में सेफ्ट्रियाजोन जो भी एंटीबायोटिक चल रही है बीडी, ये चल रही है बीडी, ठीक, दिन में 2 बार। तो ऐसे दवाएं और डायग्नोसिस सारा चीज़ कहाँ भरना है आपको, मेडिकल ट्रीटमेंट वाले में। और रिमार्क वाले में हमने बता दिया कि कोई नया चीज़ आपने पाया, उस मरीज़ का एग्जामिनेशन कर रहे थे तो कुछ नया चीज़ आपने पाया या सीखा, जो भी ये लिखना है, ठीक। उसके बाद आइए हेल्थ एजुकेशन में उसको क्या देंगे, देखिए हेल्थ एजुकेशन में उसको हम पहली बात तो डाइट के लिए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाइट के लिए, आहार, डाइट यानी आहार, क्या करना है उसे, डाइट, पहला सलाह ये देना है डाइट का या आहार का, यानी कि खाने पीने में वो क्या खाए और क्या ना खाए और कितना ज़्यादा मतलब कि खाए, जो भी है या कम खाए कंडीशन के अनुसार। तो देखिए इसमें जो है कि डाइट के लिए आप सीधा अगर उसके इकोनॉमिकल स्टेटस उसको सारा ऑप्शन बता दीजिए कि वो जितना तक क्रय कर सकती है, खरीद सकती है, वो चीज़ है। अब डाइट में उसको क्या सलाह दोगे आप, डाइट में उसको कहोगे कि आयरन और फोलिक एसिड रिच सब्जी और फ्रूट और दालें, सब्जी फ्रूट और दालें। अब बताइए सब्जियों में कौन सा है जो आयरन युक्त है, जैसे पालक हो गया, चौड़ाई हो गया, ठीक, ग्रीन वेजिटेबल जितनी है, जितनी भी डार्क ग्रीन होती हैं, जितनी भी डार्क ग्रीन वेजिटेबल होती हैं उसमें आयरन पाया जाता है, जैसे। और उसके बाद सब्जियों में ही जैसे कि वो स्वीट पोटैटो, बीट रूट जो चुकंदर है, ठीक, चुकंदर। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, चाहे फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल हो, जितनी भी फ्रूट और वेजिटेबल रेड कलर की होती हैं तो वो पक्का उसमें आयरन पाया जाएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो इसको सब्जियों में क्या क्या कहना है, डाइट में इसको बोल देना है कि बीट रूट का रस ले, स्पाइनेच पालक खाए, गाजर खाए, वाटरमेलन यानी तरबूज वगैरह ये खाए, पोमग्रेनेट यानी सूखे वाले जो डेट, और उसके बाद डेट लिखिए, डेट पाम वाला, डेट पाम जो खाते हैं वो वाला। उसके बाद या तो फिर उसको कहिए एक सोयाबीन का दाना खाए, उसके बाद पनीर खाए उसको, या दाल पिए, उसके बाद बॉइल्ड एग खा सकती है, मिल्क प्रोडक्ट ले सकती है, ठीक। बस यही ध्यान लीजिए कि मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क तब नहीं लेना है, जैसे सुबह अगर आयरन फोलिक एसिड की गोली ले रहे हैं तो शाम को लेंगे, जो भी है डेयरी मिल्क जो भी है, मिल्क प्रोडक्ट जो भी है वो शाम को लेना है। तो ये आपका हो गया आहार, ठीक, क्या हो गया, आहार। अब उसके बाद दूसरा पहला आहार है, दूसरा हमें सलाह ये देना उसे कि पर्याप्त नींद ले, क्या ले, पर्याप्त नींद लीजिए, पर्याप्त नींद या फिर प्रॉपर स्लीपिंग। तो नींद में आप उसको बताओगे ना कि कितने घंटे सोना है, कब कब सोना है, कितना उठना है, तो उसे ये कहिए कि कम से कम रात को, ठीक, नाइट में 8 घंटे सोए, 8 घंटे कम से कम सोए और दिन में 2 घंटे सोए रोज़, ठीक, ये। उसके बाद व्यायाम एक्सरसाइज उसको बता दीजिए, एक्सरसाइज में अगर 30-32 उम्र उसका हो गया है, और सॉरी 30-32 वीक की प्रेगनेंसी हो गई है, तो यानी अब कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो उसको एक्सरसाइज बताना है। पहला हमने क्या बताया, पहला हमने उसको बताया कि आपको सलाह देना आहार क्या लेना है उसे, दूसरा हमने ये बताया, ठीक, कि उसको प्रॉपर नींद लेना है,
प्रॉपर नींद लेना है, स्लीप करना यानी कि स्लीप करना है, नींद लेना। तीसरा है इसमें, तीसरा है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, ठीक। एक्सरसाइज में अभी बताएंगे, एक कीगल एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज में कीगल एक्सरसाइज और पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। तो बताएंगे कीगल एक्सरसाइज क्या होता है और पेल्विक टिल्ट क्या होता है। उसके बाद अगला है पर्सनल हाइजीन, चौथा उसको दे दीजिए पर्सनल हाइजीन का सलाह दे दीजिए। पर्सनल यानी व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन के बारे में उसको हेल्थ एजुकेशन दीजिए। हेल्थ एजू उसको बताइए कि रोज़ नहाया करो, ठीक। क्या बताओगे उसे आप कि उसे रोज़ नहाना है, अपने नाखून को साफ़ रखना है, अपने पेरिनियल एरिया को हाइजीन मेंटेन करके रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। अगर कोई फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें साफ़ सुथरे कपड़े लगाएगी और कपड़े से वो उसको हटाएगी, ठीक। गंदा कपड़ा नहीं यूज़ करना है, तो ये है उसको बताना है। और डेली नहाना है, तो ये पर्सनल हाइजीन हो गया। फिर उसके बाद गर्भावस्था के दौरान जो है कि उसको यात्रा नहीं करनी चाहिए। कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो अगर जब प्रेग्नेंट है तो उस टाइम यात्रा वगैरह नहीं करना चाहिए। हवाई जहाज हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, कोई भी हो, यात्रा नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग के बारे में उसको हेल्थ एजुकेशन देना है। तो फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या एजुकेशन उसको दोगे आप कि अगर मान लीजिए वो चौथी प्रेगनेंसी उसकी है ये और 3 ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसके 2 बच्चे ऑलरेडी या 3 बच्चे ऑलरेडी पहले से हैं, तो उसको सलाह दीजिए कि देखिए अब जो है कि वो करा लीजिए, ऑपरेशन ट्यूबोक्टॉमी करा लीजिए, क्योंकि आपका परिवार भला है, सब कुछ है, इतना परिवार बहुत है। तो फैमिली प्लानिंग के लिए उसको फैमिली प्लानिंग बताओगे आप। अगर 2 चाइल्ड है तो 2 चाइल्ड के बाद वो कह दीजिए कि वो अपना क्लोज करा लेगी यानी ऑपरेट करा लेगी, ठीक। फैलोपियन ट्यूब ग्लाफ यानी ट्यूबोक्टॉमी करा ले। या फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्शन के लिए बोल दीजिए। अगर पहला प्राइमरी ग्रेविडा है, अगर महिला प्राइमरी ग्रेविडा है तो उसे हम सिर्फ एडवाइस दे देंगे कि ऐसे ऐसे करना है। अगर 3 साल का तुम्हें कम से कम दूसरे बच्चे के लिए 3 साल का स्पेस होना चाहिए, इसी को कहते हैं बर्थ स्पेसिंग। तो ये सब उसको जानकारी देना है कि जन्म के बाद 3 साल का गैप रखना दूसरी प्रेगनेंसी में, ठीक। तभी आपकी शरीर और बच्चे का भी और शरीर का भी स्वस्थ हो जाएगा और आपको टेंशन नहीं रहेगा, ठीक। परिवार रिवीजन के बाद बताने के बाद उसको बताइए कि नवजात की देखभाल, मान लीजिए प्राइमरी ग्रेविडा है, पहली प्रेगनेंसी उसकी, उसे नहीं मालूम है कि बच्चे का ध्यान ख्याल कैसे रखा जाता है, तो आपको उसे देखभाल केयर ऑफ़ न्यू बॉर्न के बारे में उसको समझाना है, ठीक। समझाना है उसको। और उसके बाद ये भी समझाना है कि बेबी के डिलीवरी होने के बाद जो अम्बिलिकल कार्ड होता है उसका, उसको देखभाल करना है जब से तक सूख ना जाए। फिर उसके बाद अन्य बताना है, ठीक। अन्य कोई अगर वो ले रही हो तो उसको बताना है। तो ये हेल्थ एजुकेशन इतना था, ठीक। हेल्थ एजुकेशन में जैसे अदर में क्या समझाओगे आप। अदर में जैसे देखिए इतना सब कुछ समझाने के बाद आहार समझाया, पर्याप्त नींद समझाया, व्यायाम समझा दिया आपने, व्यक्तिगत उसका पर्सनल हाइजीन समझा दिया। उसके बाद गर्भावस्था के दौरान यात्रा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद अगला है परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग का भी उसको एजुकेशन देना है आपको। उसके बाद नवजात की देखभाल करना, ठीक। ये चीज़ें हैं। उसके बाद अदर जानकारी उसको क्या देना है आपको, अदर जानकारी उसको क्या देना है, अदर जानकारी में, ठीक। अदर जानकारी में जैसे उसे ये कहना है कि अभी जो है कि एंटीनेटल एग्जामिनेशन यानी कि अभी जो आने वाली प्रेगनेंसी, अभी 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद जो तुम्हारी प्रेगनेंसी होगी उसके लिए तुम तैयार रहो। तैयार रहने का मतलब है उसको कह ले कि पैसे की व्यवस्था जुगाड़ करके पहले से ही रखो, ठीक। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, जितना भी है, बैंक का पासबुक, सारा चीज़ इकट्ठा एक जगह रखो उस टाइम, ताकि ढूंढना ना पड़े, इमरजेंसी में लेके जाना पड़े। फिर उसके बाद उसको ये भी बताइए कि प्लान फॉर डिलीवरी प्लेस, यानी कि उसको ये भी डिसाइड कर लो कि तुम्हें डिलीवरी करानी कहाँ है, पहले से ही डिसाइड कर ले, ठीक। उसके बाद उसको ये भी समझाना है कि देखो हीमोग्लोबिन है, या फिर उसके परिवार वालों को समझाना है कि हीमोग्लोबिन लेवल कम है, हो सकता हो ब्लड देना पड़े, तो कौन ब्लड देगा वो हमेशा तैयार रहे, हमेशा घर पे रहे, कहीं जाए ना जब उसकी डिलीवरी
जो लेबर पेन स्टार्ट हो, तो यानी उसके साथ रहना है। फिर उसके बाद ब्लड डोनर यानी जो खून देगा उसका जुगाड़। फिर उसके बाद उसको हम बर्थ कैंपेन मतलब कि वो डिलीवरी के बाद क्या पहनेगी, स्वच्छ कपड़े क्या नहीं, और बच्चे को क्या पहनाएगी, ये सारे कपड़े आपको जुगाड़ करके पहले से ही रखने, व्यवस्था करके पहले से रख लेना है। फिर उसके बाद अगला आता है उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यानी कि गाड़ी वाड़ी से जैसे हॉस्पिटल जा रही है तो उसके पास कौन से खुद की साधन है या फिर कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लेना पड़े, तो इसको पहले से ही जुगाड़ कर रखे कि हम तुरंत ऐसे कोई दिक्कत आएगा तुरंत एम्बुलेंस है पास में ही है, या फिर उनको भी बोल देंगे, उनको भी बोला है हमने कि वो तुरंत आ जाएंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है कि अपना जुगाड़ करके रखें। और जैसे मान लीजिए अगर आपके घर पे भी 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, तो उसके लिए आपके ड्राइवर बनते, यानी ड्राइवर जो कोई भी हो वो हमेशा वहाँ पर प्रेजेंट हो जब आपका नज़दीक आए। ठीक, डिलीवरी नज़दीक आए, 1 हफ्ते रह जाए तो हमेशा क्या करें, इतनी सारी चीज़ें ये सब माइक्रो बर्थ प्लानिंग में भी आ जाएंगी। तो इतनी सारी चीज़ें अदर में उसको समझा सकते हो आप। ठीक, अन्य हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो। तो इतना सब कुछ करने के बाद आपको अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, स्टूडेंट का सिग्नेचर, और सिग्नेचर यहाँ पे स्टूडेंट का करने के बाद नर्सिंग ट्यूटर का, किसका करना है, नर्सिंग ट्यूटर का। देखिए यहाँ पे नर्सिंग ट्यूटर का यहाँ पे ये सिग्नेचर। ठीक, तो ये सिग्नेचर कराने के बाद आइए देखिए हम कुछ आप लोगों को ये ऐसे फ्रूट्स बताते हैं जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। देखिए जैसे फिग, ठीक, फिग में देखिए 1.2 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है, हाफ कप, यानी कि अदर इसका आधा कप है। मेलन हो गया, ओलिव ग्रीन हो गया, कीवी हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, ये सब जितने भी हमने वैल्यू लिखे हैं सब आयरन के ही वैल्यू हैं। ठीक, आयरन के वैल्यू, ऑरेंज हो गया, सब चीज़ें हमने लिखा। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसको पुश करके, वीडियो को पुश करके इसको देख लीजिएगा कि किस वाले फल में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जा रहा है, तो इसको देखना है। बनाना भी है, ब्लैकबेरी है, करंट्स है, स्ट्रॉबेरी है, वाटरमेलन है, मलबेरी है, ये है। तो इसको आप जानते रहेंगे। ठीक, इसको आप जानते रहेंगे तो सही रहेगा, ताकि आप जो है कि इसको क्या कर सकें, जिसे महिला जो भी है उसको सलाह दे सकें, उसको सलाह दे सकें कि ये चीज़ें उनको इसको इकोनॉमिकल स्टेटस देखते हुए उसको सलाह दे सकें कि ये खा सकती हो। तो इसमें से इतनी सारी चीज़ें उसके बता दोगे कि ये भी खा सके, तो उसके लेवल का जो होगा वो खरीद के खाएगी। ठीक, तो ये है। देखिए उसके बाद जो है कि रस भरी, ठीक, ये देखिए रस भरी है, एप्रिकॉट है, एप्पल है, पोमग्रेनेट यानी अनार है, या प्रून है, या फिर एंसिस है, ये भी दे सकते हैं। उसको बता दीजिए सब चीज़ें, ये आयरन की वैल्यू हमने लिखी। फिर उसके बाद अब देखिए सब्जियों में डेट हो गया, डेट के बाद ये जो नाशपाती हो गया उसमें भी आयरन कितना पाया जाता है, सारे वैल्यू हमने लिखा है। तो इसको आप वीडियो पॉज करके आप देख लेना। अब देखिए पालक हो गया, स्पाइनिश, ब्रोकली हो गया, कोलार्ड हो गया, कैबेज हो गई, कली हो गई, मशरूम हो गया, ये सारी चीज़ किस में कितना आयरन पाया जाता है। तो उसी हिसाब से अगर आप ये आपके पास जानकारी, ये नॉलेज रहेगा तो उस महिला की काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन, आहार के बारे में उसको दे सकते हो। अगर एनीमिक है तो उसको बता सकते हो, जिस हिसाब से उसके स्टेटस का लेवल का होगा तो वो क्या करेगी, खरीद के खा सकती है, या फिर घर पे जो भी है तो इसी हिसाब से अपना खा सकती है। ठीक, तो ये रही आपका एंटीनेटल केयर भरने का, जो है कि सिंपल और आसान शब्दों में। अगर देखिए टेंशन नहीं लीजिएगा, सब भर जाएगा, एंटीनेटल केयर भी केसेस भी भर जाएंगे। तो अब ये जो हमने अभी तक जो हमने बताया, इसमें से अगर जो आप चीज़, जो पॉइंट अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, कि ये चीज़ नहीं समझ में आएगा तो उसको हम आपको समझा देंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच टाइम देने के। ये बहुत इम्पोर्टेंट है वीडियो, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप फिलअप कर पाएंगे एंटीनेटल केस फिलिंग ऑफ योर केस बुक, यानी अपनी केस बुक के अब टेंशन नहीं लेना है कि कैसे भरना है, कैसे क्या करना है। ठीक, तो थैंक यू अगेन। अगर मैटर अच्छा लगा हो, ठीक, तो ये और अपने दोस्त यार में शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।